हेलो 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 हेलो। स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। वैसे तो ये लेक्चर कल ही खत्म हो चुका था, पर हमने सोचा कि आपको रिवीजन और माइंड मैप बना के दिखाया जाए कि कैसे इस चैप्टर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और जब भी आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अर्थात इसके लेक्चर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर आप इसे पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हमने याद कर लिया है। तो बात आके रुकती है कहां पर कि हमने कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, कितना हमें याद है। यह हमें कौन बताएगा? यह हमें बताएगा हमारा माइंड मैप। आपने जो भी रिवाइज किया है, जो भी पढ़ा है, परीक्षा के समय जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो देखने से पहले एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि माइंड मैप देखने के पहले नहीं, रिवीजन करना, उसके बाद में खुद से माइंड मैप बना के देखना कि कैसे आप बना पा रहे हो और कहां आके गाड़ी रुक रही है। तो जहां गाड़ी आके रुकी, वहां फिर से उसके पहले से आपको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, क्या करोगे बच्चा? रीस्टार्ट। और ये आपको बार बार करना है। ये आपको क्या करना है? बार बार। ये होगा आपकी पढ़ाई का तरीका। और जब आपसे माइंड में पूरी तरह से अच्छे से बनने लगे, सही साठ आप सब कुछ बनाने लगो, इसका मतलब आप उस चैप्टर में एक्सपर्ट हो गए हो, चैंपियन बन चुके हो। अब आपसे कोई भी कहीं से भी कैसे भी पूछ ले, आप उसका आंसर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं के बारे में कि क्या था हमारा चैप्टर 6, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। कमेंट करके मुझे बताना कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, तो मैं वही वाला लूं। अदरवाइज मेरा विचार है डी और एफ ब्लॉक, या फिर चैप्टर 7 विच इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये दो चैप्टर हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की भी हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है, हमने पढ़ा था इनका सामान्य परिचय। क्या पढ़ा था बेटा? सामान्य परिचय। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा और इसको एक बॉक्स पे अपन शेप दे देते हैं ना, क्योंकि ये वाली जो पीपीटी है, ये वाला जो बॉक्स है, ये आप लोगों को आगे काम पड़ेगा। ये हमने बना दिया एक सामान्य परिचय का बॉक्स। इसके बाद में हम हमने दूसरी चीज पढ़ी थी। दूसरी चीज क्या थी बच्चा? तो सामान्य परिचय के बाद में हमने पढ़ा था विरचन, अर्थात इनका निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, अर्थात ए आर एक्स या आर एक्स का विरचन किस प्रकार से किया जा सकता है, इस बात पर हमने बातचीत करी थी, है ना। ये क्या हो गया भाई? पता नहीं, कभी कभी ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करो कुछ और हो जाता है, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। दूसरा हमने पढ़ा था विरचन। तो ये रही हमारी बॉक्स, और यहां पर प्रॉपरली बहुत अच्छे से एक बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये हो गया। थर्ड नंबर पे हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं। सॉरी, रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले सर ने आपको पढ़ाए थे भौतिक गुण। रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद हमने पढ़ाए थे क्या? भौतिक गुण। तो आप सबके चित्र बना के समझाऊंगा आज, ऐसा समझेंगे, हो सकता है क्लास आज की भी लेट हो। और ओहो, ओहो, अच्छा हुआ टाइम पे देख लिए हैं अपन, नहीं तो अपना लैपटॉप तो सिर जाता अभी, अभी बंद होता ये। नाउ ओके, अब आपने लिख लिया भौतिक गुण। इसे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा ये तिरछा है तो इसे सीधा कर देते हैं। ठीक है, और सेम वही। ये हो गया भौतिक गुण। और इसके बाद में, अच्छा, जो बच्चे एक्सपर्ट होंगे, जो बच्चे टॉपर्स होंगे ना, मैं क्या कहा, मैंने शुरू में क्या कहा वो समझ गए होंगे। और आपको भी ऐसे ही बनाना है। ये जो पॉइंट वाइज मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, ये सिर्फ स्पेशल, और ये लाइव स्ट्रीम जो आप देख रहे हो सिर्फ प्रीमियम बच्चों को दिखेगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि परीक्षा के पहले तक तो स्ट्रीम नहीं होगी। ठीक है, आप लोग ही बस इसे एक्सेस कर पाओगे। अगला है
रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ा है हमने? रासायनिक अभिक्रियाएं। ये इस चैप्टर का अगला बिंदु है। इससे पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूं मैं और थोड़ा सा अपन साइड में कर देते हैं। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा रहा हूं। आज हम सच में कुछ नया सीख रहे हैं। चलो इसे पकड़ते हैं और हल्का सा ऊपर कर देते हैं। ये हो गया रासायनिक गुण। और इसके लास्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं स्पेस बनाना होगा, तो मैं ये चाहूंगा कि अपन पूरा इसे सेलेक्ट कर ले ऐसे। और आई होप सो। ये तो सिर्फ इतना ही सेलेक्ट हो रहा है यार, कोई गल नहीं। अभी अपन इसको सेलेक्ट करते हैं और इसे ऊपर कर सकते हैं। ये अच्छा है, ये बढ़िया था। इसे ऐसे सेलेक्ट करो और ये यहाँ पर कर दो। जगह प्रॉपर होनी चाहिए, हमें बाद तक जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफलाइन क्लास में मैं बड़ा मिस करता हूँ ये डिजिटल बोर्ड, पर नेक्स्ट सेशन तक वहाँ पर भी सारी सुविधाएं लाइव स्ट्रीम जो आप देख पा रहे हो वहाँ पर से भी हो जाएगी। और हो सकता है लाइव स्ट्रीम सुबह को भी हो और शाम को भी हो, तो सभी जगह से अपन हर एक माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया कहाँ? यहाँ पर। तब हमारे पास में प्रॉपर जगह है और आप यहाँ पर लिखोगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मैंने अपने हिसाब से बना के रखा है, हालांकि वो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको पता है कि वो कौन कौन से हैं। अभी तक तो इन सभी में कोई शेप वेप नहीं आ रहा था, अभी इसमें शेप भी आने लगा। बड़ी टेंशन, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। चलो, ये मुख्य बातें थी। सामान्य परिचय, विरचन, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया और अन्य बिंदु। सामान्य परिचय में यदि हम देखें, एक सीधी लाइन बनाई जाए यहां से, यदि सामान्य परिचय से एक सीधी लाइन बनाई जाए यहां तक के लिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये रही आपकी एक सीधी लाइन और इस सीधी लाइन से हम एक लाइन और निकाल दें यहां पर। ये लो, सामान्य परिचय से एक सीधी लाइन यदि निकाली जाए तो यहां पर और यहां पर सामान्य परिचय में जो चीजें आती हैं वो आती है परिभाषा। वो क्या आएंगी बच्चा? परिभाषा, वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद में हम जाएंगे नामकरण, और नामकरण के बाद में सबसे आखिरी बिंदु जो हमारा बचा है वो बचा है C' आवंत की प्रकृति। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। मैं आगे सारी चीजें आपको क्लियर करवाने वाला हूं एक एक, बिल्कुल चिंता ना करें आप। फिर हम अगले बिंदु पर आते हैं। हमारा अगला बिंदु जो था वो आप फिर से एक और लाइन खींचोगे यहां पर। चलो, सीधी लाइन नहीं खिंचानी है, अपन टूल का प्रयोग कर लेते हैं। ये आपकी सीधी लाइन है ना? विरचन, इसे थोड़ा सा देर से समझाऊंगा मैं, अभी अपन इस पर बात कर लेते हैं। विरचन, तो विरचन में हमारे पास में 3 माध्यम थे। सबसे पहले हमने प्रयोग करा था अल्कोहल का। ठीक है, ये हमारा पहला माध्यम था। फिर हम आगे आए, हमने प्रयोग करा RH का जो हाइड्रोकार्बन है, और फिर हमने प्रयोग करा RX का अर्थात एल्किल हैलाइड का। फिर हम आए थे भौतिक गुण पे, और भौतिक गुण पे जब हम आए तो भौतिक गुण पे कुछ पॉइंट्स जो थे वो थे अवस्था, कैसी अवस्था होती है। फिर था रंग, फिर बात होती है गंध, है ना? फिर बात होती है विलेयता
कि विलेयता कैसी होती है। तो ये सारे पॉइंट, अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, और भी एक दो पॉइंट जो होंगे वो मिस होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट और आता है और वो होता है क्वथनांक और गलनांक। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, क्वथनांक। तो इतने बिंदु आपने यहाँ पर पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की यदि बात करी जाए तो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं टोटल हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हमें देखने को मिली थी। सबसे पहला आपने देखा था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यह आपका एक मुख्य बिंदु था। फिर आपने ये देखा था कि यहां पर आपको विलोपन अभिक्रिया देखने को मिली थी, विलोपन अभिक्रिया देखने को मिली थी। फिर सबसे लास्ट, सबसे आखिरी में आपने जो पढ़ा था, आई होप यहां पर हमारे पास में जगह नहीं होगी तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है इसी का, मतलब इसी अभिक्रिया का। तो यहां पर आप लिखेंगे, आपने जो देखा था वो देखा था धातुओं के साथ अभिक्रिया, कि धातु के साथ आपके आरएक्स कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सामान्य परिचय, परिभाषा, वर्गीकरण, नामकरण और सीडेस एक्स प्रकृति। तो परिभाषा एक एक करके अपन बात कर लेते हैं परिभाषा की, फिर वर्गीकरण पे आ जाएंगे, फिर नामकरण पे आ जाएंगे और फिर सीडेस एक्स सावंत की प्रकृति पर आ जाएंगे। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है बच्चा? चलो ज्यादा समय नहीं हुआ, 8 मिनट हुए हैं। कितने लोग आ चुके हैं जरा मुझे बताओ तो रे, कितने लोग देख रहे हैं, कैसी क्या कहानी है? तो सबसे पहले आप जो हेडिंग लगाओगे वो लगाओगे सामान्य परिचय की। एक छोटा सा माइंड मैप था जो कि अन्य बिंदु मैं आगे तक करवा दूंगा आपको, टाइम रहा तो, बाकी अन्य बिंदु हमने कल ही पढ़ा है। तो सामान्य परिचय, सामान्य परिचय परिभाषा, ये आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं सर, है ना, कि कैसे याद हो जाना चाहिए, कितना रटना है, कितना पढ़ना है, कितना समझना है। पढ़ लोगे, सॉरी समझ जाओगे एक ही बार में तो सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये लो, अपन ने इसको पकड़ा और ओ ये ऐसे करके प्रॉपरली ये अपन ने बिठा दिया यहां पर। अब सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। आप मुख्य हेडिंग लगाएंगे परिभाषा। अब पता है हमें ऐसा लगता है कि हम सीधा लिख रहे हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि सर तिरछा जा रहे हैं, वो क्या सभी के साथ होती है ये दिक्कत? यस मैम, अरे सर भी लिख दो यार, कोई कोई हो तो बताओ ना, कोई व्यक्ति यदि देख रहा होगा तो मुझे बताओ कि हाँ सर सब कुछ ठीक है। अब ये दिक्कत ये हो रही है कि लाइव स्ट्रीम जो है वो अटक रही है, शायद लाइव स्ट्रीम जो है वो अटक रही है। तो मैं एक काम करता हूं, 1 सेकंड के लिए यहां पर स्टॉप करते हैं अपन। लाइव स्ट्रीम यदि अटकती है तो मुझे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम जो है वो थोड़ी सी ग्लिच कर रही थी अभी तक, है ना। चलो बढ़िया। परिभाषा, परिभाषा ये कहती है चित्र से, क्योंकि परिभाषा के बाद नामकरण भी जरूरी है और वो बाद में आएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अर्थात एल्केन की बात हो रही है, तो यहां पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो कि होगी आपकी इस प्रकार से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा, यहां पर आप एक्स भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी मुझे, एक्स भी नॉर्मली क्लोरीन के साथ ही ये अभिक्रिया होती है, तो क्यों ना मैं दूसरे तरीके से लिखवाऊं तुम्हें। दूसरे तरीके से आप इस प्रकार से लिखेंगे, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा करा दिया जाता है, तो जो प्राप्त संरचना होती है वो होती है आपकी एल्किल हैलाइड, अर्थात
हेलो एल्केन, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बच्चा एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसे? एल्किल हैलाइड। और सामान्य नाम पे आप लिखोगे हेलो एल्केन। क्या लिखोगे? हेलो एल्केन। बहुत धीमे पढ़ाने वाला हूं मैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी बात, जब हम बात करें कि सर ठीक है हेलो एल्केन तो आपने बता दिया, अब हेलो एरिन का कैसे रहेगा? तो आप यहां पर बनाएंगे व्यंजन रिंग। ये रही आपकी व्यंजन रिंग, ठीक है। जब एलिफेटिक सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा करवा दिया जाता है तो हम उसे हेलो एरीन या फिर एरिल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसे एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड या हेलो एरीन कहते हैं। ये हो गई परिभाषा, ये सर ने आपको बता दिए परिभाषा। चलो है काफी सारे। आलोक के सर, थैंक यू बेटा। अनामिका, थैंक यू सो मच। तो ये रिवीजन करने का तरीका मैं बता रहा हूं। टॉपर्स की जो सोच होती है वो कैसी होनी चाहिए अपने स्टडी को लेकर, इस बारे में बात होगी आज, है ना। मैं बात नहीं करता नॉर्मली। एक और कंसर्न आप लोगों का होता होगा, दैट इज हैंड राइटिंग, है ना, कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारी जाए सर। क्योंकि कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग जो है वो एक्सपर्ट होते हैं सारी चीजों में लिखने में, मतलब उन्हें सब कुछ आता है, पर वो जब हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो अच्छी नहीं आती है ना। वो हैंड राइटिंग में थोड़े बहुत नंबर उनके दिक्कत होते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ में दिक्कत होती है? तो यह भी एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। तो हैंड राइटिंग के लिए छोटी सी प्रो टिप देखो, ये एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है जो आप आपकी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए कर सकते हो और जो नॉर्मली सभी लोगों को करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर वन में हम ये देखेंगे कि आपकी जो कॉपी है, आपकी कॉपी और जो पेन है उसका प्रॉपर संयोजन कैसे, मतलब उसका चुनाव कैसा होना चाहिए, हम कौन सा कॉपी ले और कौन सा पेन ले। तो सर की बड़ी फेमस ट्रिक है, यदि आपकी कॉपी बहुत महंगी है, बहुत महंगी मतलब जब आप कॉपी के पन्ने पलटाओ तो आंखें बिल्कुल सफेदी से चकमका जाए, वैसी कॉपी है ना। तो वैसी कॉपी यदि है आपकी बिल्कुल महंगी, सफेद पन्ने एकदम बिल्कुल, जैसे ही खोलो आंखें बिल्कुल सफेद हो जाए, तो उस कॉपी पे सबसे सस्ता, अच्छा ये मेरी ट्रिक है ना, ये मैं पर्सनली आजमाता हूं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे सस्ता वाला पेन, या आप ये कह सकते हो ये पतली ग्रिप वाला पेन, कैसा? पतली, जिसकी ग्रिप होगी पतली निप और पतली ग्रिप वाला पेन आप यूज करेंगे। साथ ही दूसरी चीज, यदि आपकी कॉपी रफ जैसी है, कैसी कॉपी बच्चा? रफ वाली कॉपी, तो वहां पर आप जो है अब नॉर्मली ग्रे टाइप की होती है वो कॉपी, है ना। अब सफेद नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, हल्की सी ग्रे लिखूंगा। तो इस स्थिति पे आप जो पेन है वो मोटी ग्रिप और मोटी निप वाला यूज करेंगे, ठीक है। जो मोटी निप होती है वो वाला पेन यूज करेंगे। अब नहीं अभी नहीं ले रहा, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो मैडम ने क्या बोलते हैं उसको यार, अपने इधर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है रे मुझे, आजा याद आजा, बड़ा ही फेमस अभी कुछ में था बंगाल में, झालमुड़ी। अपने यहाँ पे अपन उसको कुछ और बोलते हैं, अच्छा सा याद आया मुझे, मतलब झालमुड़ी को और क्या बोलते हैं? अरे यार याद क्यों नहीं आ रहा, तुम लोग कमेंट करके बताना, है ना। मैं भूल गया हूं, अपने यहाँ पे कुछ अच्छा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मोटी ग्रिप वाला पेन यूज करोगे, ये पहली चीज हो गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना क्योंकि ये दिक्कत होती होगी। दूसरी जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि आप अभी लाइन पर लिखते होंगे ना, अभी ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट हैंड राइटिंग सुधारने तक, अभी आप ऐसे लाइन पे लिखते होंगे। तो नॉर्मली यदि ऐसे लिखते हो कभी कभी तो राइटिंग खराब आती है ना। तो अभी एक जैसी लाइन लिखने के लिए क्या करोगे, यहां पर लिखना चालू करो कुछ दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए, या फिर रफ कॉपी में अलग अलग तरह के नोट्स बनते हैं ना, तब वैसा लिखना चालू करोगे तो आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, और जो कि फेवरेट है मेरी, यदि शब्द बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, शब्द कैसे बन रहे हैं? बहुत
छोटे छोटे, क्या कहते हैं मैडम इसको, मैं भूल गया। भेल। ओके, अपने यहाँ पे भेल बोलते हैं इसे। अब मुझे नहीं पता भेल और झालमुड़ी में कितना अंतर है, परंतु है तो यही कहानी। बॉटल गिर गई, ऐसा रख के गए थे मैडम, ठीक है कोई बात नहीं। अब तीसरे नंबर पे जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये पेन पकड़ने का तरीका। पेन पकड़ने का तरीका आप देखेंगे, कभी पेन ऐसे पास में पकड़ के लिखेंगे और पेन दूर पकड़ के लिखेंगे। यदि आपके अक्षर बहुत छोटे बनते, बारीक बारीक, इतना कि मुझे चश्मा लगा के देखना पड़े, तो पेन के लिए थोड़ा पास में पकड़ेंगे। ऐसे पास में पकड़ोगे ना तो अक्षर थोड़े बड़े और मोटे बनने चालू हो जाएंगे, और दूर पकड़ोगे तो यदि बड़े अक्षर बनते, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिखते हो तुम, तो पेन को थोड़ा दूर पकड़ना और फिर लिखना, ठीक है। तो उससे भी राइटिंग थोड़ी अच्छी होती है। यदि आपके शब्द बहुत बड़े बनते हैं तो पेन को दूर पकड़ना, और शब्द बहुत छोटे बनते हैं तो पेन को बहुत पास पकड़ना। तो ये हो गया समन्वय। यहां आगे आपकी राइटिंग जो है वो अपने आप थोड़ी बहुत ठीक होने लगेगी। ये वाली बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये समय के साथ धीरे धीरे करके आती है। अब मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दूंगा बच्चा, आप फटाफट से जब तक चाहो तो ये वाला माइंड मैप बना लोगे। 2 मिनट्स ब्रेक है ना, 2 मिनट्स का ब्रेक है, फिर हम वापस आएंगे। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम वापस आने वाले इसी लिंक पे, कहीं जाना मत, ठीक है। 2 से 3 मिनट में हम वापस आएंगे, ठीक है। जब तक ये नोट कर लो आप। चलो, परिभाषा आपने पढ़ लिया, फिर यहां से मैं एक लाइन बनाता हूं और अपन कुछ अलग से चीजें समझते हैं। परिभाषा के बाद में आपका जो टॉपिक आएगा वर्गीकरण, परंतु वर्गीकरण को समझने से पहले हमें समझनी पड़ेगी संरचना। तो संरचना बनाते हैं। सबसे पहले बोला था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये खुली संरचना वाली है, आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और ये आपकी बंद संरचना है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं बच्चा कि यहां पर हेलोजन ऐड होगा और यहां पर हाइड्रोजन माइनस होगा, यहां पर हेलोजन ऐड होगा और यहां पर हाइड्रोजन जो है वो माइनस होगा। तो अब आपकी संरचना हो गई। अब एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। यहां पर हेलोजन जुड़ गया। इस पर यदि बात करी जाए तो इसकी भी एक कॉपी बना लेता हूं, ये देखो, और यहां पर अपन ऐड कर देते हैं हेलोजन। ये देखो, ये हेलोजन ऐड हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि यहां पर, अर्थात यहां पर इस कार्बन पे जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस पर sp3 संकरण होगा, और यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस पर sp2 संकरण होगा। तो ये वाली बात आपसे बार बार पूछी जाएगी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन परमाणु पर कौन सा संकरण होगा, तो आप लिख के आएंगे sp3। और जब हेलो एरिन पर बोलेंगे कि हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर कौन सा संकरण होता है, तो यहां पर आप कुछ इस प्रकार से लिख के आएंगे। साथ ही यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात हुई है कि कैसे इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो वर्गीकरण के मुख्य 2 आधार हैं, वर्गीकरण के 2 मुख्य आधार हैं। सबसे पहला आधार है कि एल्केन श्रृंखला में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और दूसरा यहां पर कार्बन जो है, यहां जो कार्बन है उस पर कौन सा संकरण है, अर्थात sp2 संकरण है या sp3 संकरण है। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हमेशा ये सिंगल आबंध से जुड़े, कभी कभी द्वि आबंध भी हो सकते हैं। तो अब उस पर बात कर लेते हैं। हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्गीकरण। देखो, जो एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है सेम वैसे ही फॉलो करूंगा मैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गीकरण, कि कैसे इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको सर ने अभी बताया कि पहला जो वर्गीकरण होगा वो होगा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, है ना। ये पहला हो गया। और दूसरा वर्गीकरण जो होगा वो होगा संकरण के आधार पर। हम संकरण संकरण पे भी आगे जाएंगे तो हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है sp3 संकरण होता, और दूसरा दिखता है जब हमें sp2 संकरण हो। तो ये दोनों के आधार पर यहां पर हम वर्गीकरण को समझते हैं कि कैसे वर्गीकरण होगा बच्चा। ये हमने करा दिया इसे सीधा, और इसे भी अपन ने भेज दिया यहां पर ऊपर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब हैलोजन परमाणु की संख्या ध्यान दोगे, कल ही ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। यहां पर हैलोजन परमाणु की संख्या यदि एक है तो यह मोनोहेलो एल्केन। यदि मान लो ये एक से अधिक हो जाए, ये एक से अधिक हो जाए, यहां पे भी हैलोजन, यहां पर भी हैलोजन, यहां हाइड्रोजन, तो आप इसे डाई हैलोजन यौगिक बोल सकते हैं, या फिर आप इसे पॉली हैलोजन यौगिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चा? पॉली हैलोजन। ये है मोनोहेलो उत्पाद। ये क्या है? मोनोहेलो उत्पाद। और ये है पॉली हैलो उत्पाद। ठीक बात। चलिए, ये है पॉली हैलोजन यौगिक। पॉली हैलोजन यौगिक यहां क्यों लिख रहा हूं मैं? चलो यहां लिख भी दिया है पॉली हैलोजन यौगिक। ये हमने लिखा और इसे यहां से अपन नीचे ला देते हैं। ये हो गया मोनोहेलो उत्पाद। इसी के साथ पे ये वाला पॉइंट यहां पर खत्म होता है कि हैलोजन एक से अधिक हो तो एक से अधिक हो तो पॉली, और एक हो तो हेलो। इसके अलावा संख्या के आधार पर आप प्रॉपरली इनका यदि, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस वन यहां से बना देता हूं मैं, यहां से ये पॉली मोनोहेलोजन उत्पाद और पॉली हेलो उत्पाद जब एक से अधिक हो गई, जैसे हैलोजन परमाणु की संख्या एक से अधिक होगी अर्थात 2 हो गई, तो आप यहां पर लिख देंगे डाई। यदि 3 हो जाए तो आप लिखेंगे ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा। इस प्रकार से आप इनके अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं। अब बात करते हैं sp3 संकरण के आधार पर, कि sp3 संकरण के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है इसे। sp3 संकरण के आधार पर कैसे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। हे भगवान, मच्छर मर गया, मच्छर मार दिया मैंने मच्छर। sp3 संकरण के आधार पर हमें जो वर्गीकरण देखने को मिलेगा ये 3 प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहला, ध्यान रहे यहां पर sp3 संकरण के लिए कॉमन बात है, sp3 संकरण के लिए कॉमन बात है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस पर sp3 संकरण होगा। क्या होगा? sp3 संकरण। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस पर sp3 संकरण होगा। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा यहां पर कौन सा संकरण होगा बच्चा? sp3 संकरण होगा। ये मैंने लिख दिया। तो इसके आधार पर सबसे पहले आप लिखेंगे, ओहो ये घूम के आ गए हम, चलो यहां पर सबसे पहले लिखोगे आर समूह की संख्या के आधार पर, आर समूह की संख्या के आधार पर। अर्थात कैसे समझेंगे इसे आप ऐसे समझो कि यहां पर कार्बन है, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो एक आर होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राथमिक, 2 आर होगा और 1 हाइड्रोजन होगा तो द्वितीयक, और 3 आर होगा, 3 आर होंगे एक कार्बन से तो तृतीयक एल्किल हैलाइड हम इन्हें कहते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर दूसरा होगा आर समूह की संख्या के आधार पर। दूसरा आपने ये देखा था कि इस पर तो sp3 संकरण होगा, इस पर तो sp3 संकरण होगा, अर्थात हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर sp3 संकरण, इस पर sp3 संकरण, परंतु इसके निकटवर्ती कार्बन पर
आपका क्या होगा, द्विआबंध होगा, अर्थात sp2 संकरण होगा। तो इसे हमने बोला था एलिलिक एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और तीसरा कि ठीक है, यहां पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर sp3 संकरण है, परंतु इसके आगे जो है वो एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग। और ऐसी संरचनाओं को हमने बोला था बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोला था बच्चा, बेंजिलिक हैलाइड। ये है माइंड मैप प्रॉपर, ऐसे करके समझना है। कार्बन से जुड़े हुए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस पर sp3 संकरणों और आर समूह की संख्या के आधार पर आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में उसका वर्गीकरण कर सकते हो। इसका एक प्रॉपरली सूत्र भी होता है, दैट इज CnH2n+1 और यहां पर x। ये इसका सूत्र होता है आर समूह की संख्या के आधार पर। प्राथमिक एल्किल हैलाइडों का सूत्र या एल्किल हैलाइडों का सूत्र सामान्यतः ये माना गया है इस वाले के लिए। फिर है यदि ये वाला हो एलिलिक हैलाइड, तो यहां पर ये बोला गया हो कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पर sp3 संकरण, परंतु उसके निकटवर्ती कार्बन पर sp2 संकरण, ऐसी संरचना है एलिलिक हैलाइड। फिर बेंजिलिक हैलाइड की यदि बात करें तो बेंजिलिक हैलाइड जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो उस पर sp3 संकरण और उसी कार्बन से आगे एक बेंजीन बल जुड़ा हो तो उसे कहते हैं हम बेंजिलिक हैलाइड। अब बात करते हैं अपन sp2 संकरण के बारे में। तो यहां पर दो ही तरह का वर्गीकरण आपको देखने को मिला होगा। सबसे पहला है वाइनिलिक हैलाइड, सबसे पहला है वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। दूसरा क्या है, एरिल हैलाइड। तो यही समझा देता हूं वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड क्या होता है sp2 संकरण के आधार पर। अभी वाइनिलिक हैलाइड का मतलब ये होगा कि कार्बन कार्बन द्विआबंधित होंगे और यहां पर सीधे आपका हैलोजन जुड़ा होगा। और ये संरचना कैसी होगी बेटा, खुली संरचना होगी और बंद भी हो सकती है, जरूर नहीं कि खुली हो, बंद संरचना में भी होता है। बेंजीन जैसे कि आपकी हेक्सेन है तो हेक्सेन 1 इन और उसी 1 मतलब 1 क्लोरो हेक्स 1 इन की यदि संरचना है तभी भी ये रूल लागू हो जाएगा। एरिल हैलाइड के लिए सीधा सीधा कहा गया कि बेंजीन रिंग होना चाहिए और बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से सीधे हैलोजन जुड़ा हो तो हम उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। तो ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने पूरे के पूरे 18 लेक्चर लगाए होंगे। इसके पहले हम 18 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये 18 लेक्चर का बहुत ही शॉर्ट और सिंपल स्वरूप है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब बात करते हैं नामकरण की। अब आप हेडिंग लगा लोगे कि नामकरण कैसे करते हैं। तो नामकरण की दो विधियां हैं बच्चा। नामकरण की कितनी विधियां हैं, नामकरण की दो विधियां हैं। नामकरण की दो विधियों में यदि देखा जाए तो पहली विधि आती है, चलो इसके लिए भी मैं वर्गीकृत कर देता हूं क्योंकि मुझे प्रॉपरली समझाना है। नामकरण की आप दो विधियां समझ सकते हैं और पहली विधि जो है वो है सामान्य नाम विधि, सामान्य नामकरण विधि। और इसे ऊपर भेज दो प्रॉपरली यहां पर ऐसे करके, सामान्य नामकरण विधि। ये लो, ये हो गया सामान्य नामकरण विधि। और इस पर बॉक्स बना दूं क्या मैं, हाँ ठीक है, बॉक्स बना दूंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ये लो अपन ने बॉक्स बना दिया, देन बढ़िया। और दूसरा आप लिखोगे IUPAC नामकरण विधि, IUPAC नामकरण विधि। मैं सोचता हूं कि एक दिन में सब कुछ पढ़ा दूं, परंतु एक दिन में पढ़ाई नहीं हो सकती, हमें रोज आना पड़ेगा। रोज आप आओगे, रोज आके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो यहाँ पर लाओ इसे प्रॉपरली और एक अपन बॉक्स भी बना देते हैं ना। देखो ये बॉक्स मैंने बना दिया प्रॉपर। ये अपन इसको ऊपर खिसका देते हैं, यहाँ से इसको पकड़ो, इसे सेलेक्ट करो, ऊपर कर देते हैं और इनके मार्क्स भी हटा देते हैं। तो दो विधि आपके पास में, सामान्य नामकरण विधि और IUPAC नामकरण विधि। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक संरचना बनाऊंगा नॉर्मल, एक संरचना ये वाली बनाते हैं और एक संरचना जो है वो ये वाली बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी मेन संरचना है, ये आपकी
मुख्य संरचना है, यहां पर भी आप कुछ इस प्रकार से ही बनाओगे। अच्छा, इन्हें सेलेक्ट कर लूं मैं, इन्हें जरा सेलेक्ट कर लूं और थोड़ा सा अपन ऊपर भेज देते हैं। कॉपी बनाते हैं और एक यहां पर लगा देते हैं, फिर एक कॉपी बनाते हैं, फिर एक कॉपी यहां पर ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये संरचना है मैथेन की और ये संरचना है एथेन की। अब मैं मान लेता हूं कि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु हमने ये वाला हटा दिया और एक ये वाला हटा दिया, और इन्हें हटाने के बाद यहां पर क्या जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा हैलोजन। यहां पर क्या जुड़ेगा, हैलोजन। अब हैलोजन भी आपके पास में कौन कौन से हैं बच्चा, हैलोजन आपके पास में है प्रॉपरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीन है आपके पास, सॉरी चार है आपके पास में हैलोजन। तो हम क्या करते हैं, चलो इन्हें यही रहने देते हैं, प्रॉपर एक शेप लेते हैं और यहां से कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर देते हैं। तो ये आपके हो गए हैलोजन। अब जब ऐसी कोई स्थिति हो तो अब पहले ये मैथेन था, एक हाइड्रोजन परमाणु आपने हटा दिया, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु जैसे ही हटा तो हम इसे मैथेन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक कार्बन है तो हम इसे पढ़ेंगे मैथ, और इल अनुलग्न लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इल, तो ये बन जाएगा मैथिल। क्या बन जाएगा, मैथिल। अब जब बात करें कि सामान्य नामकरण विधि है जो कि, तो आपने यहां पर मैथिल लिख दिया। सिमिलरली इसके लिए दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए आता है एथ और अनुलग्न लगता है एल, तो ये हो जाएगा एथिल। पूरे हाइड्रोजन नहीं है, 6 होते तो एथेन होता। अब एक हाइड्रोजन आप हटा चुके इसलिए एथिल, यहां पर 4 कार्बन होते तो मैथेन होता, एक हाइड्रोजन आप हटा चुके इसलिए मैथिल। इन सभी को एक साथ जब ऐसी कोई संरचना हो तो हमें पता है कि इन्हें एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल समूह। यदि जब पूरे हाइड्रोजन ना हो तो हम उन्हें प्रतिस्थापी समूह मान लेते हैं, और कार्बन के प्रतिस्थापी समूह को जब सारे आवन सिंगल हो तो एल्किल समूह बोलते हैं। तो एल्किल, इल आ रहा है, अनुलग्न क्या आ रहा है, आखिरी में इल आ रहा है, तो आप यदि मैथ बोलोगे और हाइड्रोजन पूरे नहीं है तो इल लगा देना, तो मैथ इल, एथ इल। अब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किसने करा, हैलोजन ने। अब यदि आपको हैलोजन का नाम पता है, जैसे कि इस एक्स की जगह पे यदि क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो यदि फ्लोरीन है सपोज करो, तो आप यहां पर यदि आग अनुलग्न के जैसे लिख लो, अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लिखता है, तो फ्लोरीन के लगता है फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए लगता है क्लोराइड, और आपके ब्रोमीन के लिए लगता है ब्रोमाइड, और आयोडीन के लिए लगता है आयोडाइड। आयोडाइड। तो जैसे कि मान लो यहां पर एक्स की जगह पर फ्लोरीन है तो आप पढ़ोगे मैथिल फ्लोराइड, यदि क्लोरीन है तो लिखोगे मैथिल क्लोराइड, यदि ब्रोमीन है तो मैथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। तो एल्किल समूह में सामान्य नामकरण विधि में हाइड्रोकार्बन समूह को, हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी समूह को या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को पहले लिखा जाता है, बाद में हैलोजन परमाणु को लिखा जाता है। तो आप इस प्रकार से जो भी हो, जो भी भैया जी यहां पर जुड़े हो उसके हिसाब से इसका नाम लिख सकते हो। तो सामान्य नामकरण का शॉर्टकट, पहले आप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को लिखोगे, बाद में हैलोजन को लिखोगे, हैलोजन को लिखोगे। तो यहां पर आप मैथिल, हम ये मानते हैं क्लोरीन जुड़ा है तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, मैथिल क्लोराइड। यहां पर x बराबर क्या है, यहां पर आप ये मान लो कि x बराबर Cl है और यहां पर x बराबर जो है वो Br है। तो ऐसी स्थिति पे आप लिखोगे मैथिल क्लोराइड और इसका लिखोगे एथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार से आपको समझना है। अब आईयूपीएसी नामकरण में, तो आईयूपीएसी नामकरण में बच्चा एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, हर बार में एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, इसकी जगह पे हम क्या जोड़ देंगे, हमने हैलोजन जोड़ दिया। तो जब आईयूपीएसी नामकरण लिखते हैं तो सबसे पहले हैलोजन परमाणु आता है। तो अब फ्लोरीन के लिए आप शब्द प्रयोग करेंगे फ्लोरो, क्लोरीन के लिए यूज करोगे क्लोरो, और आयोडीन के लिए यूज करोगे आयोडो, और सॉरी एक रह गया है क्या, ब्रोमीन के लिए यूज करोगे ब्रोमो। ठीक है, इस प्रकार से आप समझोगे। तो यहां पर कौन है प्रतिस्थाप, क्रियात्मक समूह कौन है, वो पहले आएगा। मान लो एक्स की जगह पर क्लोरीन है, एक्स की जगह पर क्लोरीन है तो आप लिखोगे क्लोरो। अब ये पहले संरचना काय की थी, मैथेन की थी, तो यहां पर हम ये मानेंगे कि हाइड्रोजन है, आंख बंद करके से मान लेना कि हाइड्रोजन है, तो ये हो गया क्लोरो। और चूंकि एक कार्बन है सारे आवन सिंगल है, एक कार्बन है सारे आवन सिंगल है,
और मूल संरचना मेथेन की थी, आप सभी को पता है मेथेन मैंने पहले बनाया था, और हाइड्रोजन अभी अपन ने, हेलोजन अपन ने बाद में लगाया। सिमिलरली ये संरचना क्या की थी, एथेन की थी। तो आप यहां पर आंख बंद करके एथेन लिखोगे। क्यों लिखोगे बच्चा एथेन, क्योंकि अब हम इसे पूरा पूरा एल्केन ही मान रहे हैं। इसका नामकरण ऐसे होता है कि आईयूपीएसी नामकरण विधि में हेलोजन परमाणु को पहले लिखा जाता है, बाद में एल्केन श्रृंखला को लिखा जाता है। और एल्केन को हम प्रतिस्थापी समूह नहीं मानते, एल्केन हमारी मुख्य जनक श्रृंखला होती है। यहां पर क्या बोलोगे आप, एल्केन हमारी मुख्य जनक श्रृंखला होती है। तो यहां पर अब एक्स बराबर यदि ब्रोमीन होगा तो आप लिखोगे ब्रोमो एथेन। इस प्रकार से आपको इन्हें समझना है। बड़ी शॉर्टकट सी ट्रिक है, आपको याद रखना है। सामान्य नामकरण विधि में एल्किल समूह पहले, हेलोजन बाद में। हेलोजन को यहां पर हैलाइड बोलते हैं। और आईयूपीएसी नामकरण विधि में हेलोजन पहले और एल्केन श्रृंखला बाद में। एल्किन नहीं बोलूंगा, एल्केन बोलूंगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बेटा नामकरण। वर्गीकरण हो गया, नामकरण भी हो गया। अब सी डैश एक्स आवंत की प्रकृति। तो सी डैश एक्स आवंत की प्रकृति अर्थात कैसे क्रियात्मकता होगी, तो इसके लिए बहुत अच्छी टेबल आपके लिए समझा देता हूं कि कैसे आप इसे समझ सकते हो। तो कार्बन की परमाणु त्रिज्या तो एक सी रहेगी। कार्बन जो है वो ऑलवेज एक सा रहेगा, इसके परमाणु में कोई परमाणु त्रिज्या में कोई कमी वृद्धि नहीं होगी। परंतु इससे जुड़ने वाले जो प्रतिस्थापी समूह है, जो प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह, जैसे कि यहां पर कौन जुड़ेगा बच्चा, यहां पर फ्लोरीन जुड़ेगा, यहां पर कौन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, यहां पर कौन जुड़ेगा, यहां पर ब्रोमीन जुड़ेगा, और यहां पर कौन जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आवंत की लंबाई किसकी ज्यादा दिख रही है आपको। तो आवंत की लंबाई आपको यहां पर ज्यादा दिखेगी। यह है आवंत की लंबाई, आवंत लंबाई ये है ज्यादा। फिर आप बात करोगे इसकी कैसी है, थोड़ी सी मध्यम है। इसकी कैसे लिखोगे, कम। और इसकी सबसे कम, सबसे कम। अब जब हमें आबंध तोड़ना होगा, तो कौन सबसे पहले टूटेगा, लंबी रस्सी या छोटी रस्सी। तो यहां पर आप लिखोगे आबंधों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आबंधों को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं हम आबंध एंथैल्पी। तो यहां पर आबंध एंथैल्पी का मान बहुत कम होगा, यहां पर इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा। इसका और ज्यादा लिख सकते हो आप, और यहां पर आप लिखोगे सबसे ज्यादा, यहां पर आपके लिखोगे सबसे ज्यादा। अब और कौन सा फैक्ट बचा है सर, और कौन सा फैक्ट बचा है। तो अगला जो फैक्ट है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगला जो फैक्ट है वो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि विद्युत ऋणात्मकता के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऋणात्मकता के लिए इंपॉर्टेंट है, तो द्विध्रुव आघूर्ण इसका भी होता है कम, ठीक है, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, और यहां पर आप लिखोगे सी डैश सीएल से थोड़ा कम। यहां सभी के मान लिखे हुए हैं आपकी बुक में, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ब्रोमीन का नहीं बताया, तो ब्रोमीन के लिए आपकी बुक में सेम वैसे ही रूल है, ठीक है। अब सभी शॉर्टकट में तो मैं बता रहा हूं, ज्यादा ये माइंड मैप है, शॉर्ट स्टडी है, सारी चीजें एक ही वीडियो में नहीं आ सकती, पूरे वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। तो 3 चीजें यहां पर थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बता दी। अब ध्यान से देखने की बात होगी, विद्युत ऋणात्मकता इसकी सबसे ज्यादा, इसकी थोड़ी कम, इसकी और कम, इसकी सबसे कम। तो जब टूटने की बात आएगी तो ये भाई साहब जल्दी आवंत तोड़ के जाएंगे, ये इससे थोड़ा कम जाएंगे, ये सबसे कम ये कम जाएंगे, और ये सबसे कम जाएंगे। मतलब जब आवंत तोड़ने की बात होगी तो ये बहुत जल्दी टूटेगा और ये जल्दी से नहीं टूटेगा। तो ऊर्जा की बात करें, कैसी बात करें, आवंत एंथैल्पी लिख दूं यहां पे, आवंत एंथैल्पी, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो। आवंत एंथैल्पी का मतलब आवंत को तोड़ने के लिए लगने वाली ऊर्जा, यहां पर कम, यहां पर थोड़ी ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, और यहां सबसे ज्यादा। तो ये फट से जुड़ता है और ये फट से टूटता है। तो यहां पर आप कुछ इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। आगे बुक में और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं विरचन की, कि कैसे इस प्रकार, कैसे इसे निर्मित किया जा सकता है, कैसे आप बनाए जा सकते हो, मतलब कैसे आप इसे बना सकते हो।
तो सबसे पहला माध्यम था अल्कोहल, दैट इज ROH, और ROH के साथ में हमारे पास में 3 अभिकर्मक थे। कौन कौन से अभिकर्मक? सबसे पहला अभिकर्मक था SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। दूसरा आपके पास में अभिकर्मक था HX, जिसे हमने बोला था हाइड्रोजन हैलाइड, और तीसरा हमारे पास में था PX। तो ये 3 माध्यम थे जिसके द्वारा आप अल्कोहल से इसे निर्मित कर सकते हो, है ना। मैं अब रिएक्शन नहीं लिखने वाला है यहां पर, ये हेलो एल्केन की बात हो रही है। फिर दूसरा आपने करवाया था अभिक्रिया R-H के साथ में। तो R-H, सबसे पहला आपने लिखा था कार्बन जब सारे सिंगल आबंध के साथ में हो, अर्थात एल्केन के साथ अभिक्रिया। और दूसरा आपने ये बताया था सर कि जब कार्बन द्वि आबंध के साथ हो तो यहाँ पर एल्कीन के साथ अभिक्रिया होगी। तो एल्केन के साथ अभिक्रिया के लिए आप सीधे हैलोजन का प्रयोग कर सकते हो यूवी लाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपको मोनो और पॉली हैलोजन यौगिक एक साथ प्राप्त होंगे, उनका मिश्रण प्राप्त होगा, तो ये अभिक्रिया ठीक नहीं होती। अब जब इसकी बात करें एल्कीन की, तो 2 अभिक्रिया आपके पास में थी। सबसे पहले आपने HX का संयोजन करवाया था, फिर आपने Br2 का संयोजन करवाया था। HX में भी एक नियम लागू हुआ था, यदि आपका एथीन है तो अभिक्रिया ठीक हो जाएगी। एथीन को मैं बोलूं सबमित ईथर, क्या बोल दूं? सबमित एल्कीन रे, सबमित एल्कीन। सबमित एल्कीन हो तो अच्छी बात है, और यदि असबमित एल्कीन हो तो जो संयोजन है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। कैसा होता है? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। क्या होता है मार्कोनिकॉफ नियम? कि हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, सबसे कम हो। अगला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हैलोजन विनिमय। अगला जो आपने पढ़ा है इसी के अंतर्गत वो पढ़ा है हैलोजन विनिमय। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन सभी को यहां से ऐसे छोटा कर देता हूं ऐसे, और इसे भेज देता हूं यहां पर, है ना। ये वाली बात हो गई, इसे भी छोटा कर दो थोड़ा सा और प्रॉपरली अरेंज कर दो। ये हो गया आपका, इसकी बात हो गई है। ये यहाँ पर प्रॉपरली अपन जो बात कर रहे हैं वो हो जाएगी बच्चा हेलो एल्केन की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अपन बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की। एक लाइन में यहाँ पर बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये बाजू वाले डब्बे में अपन हेलो एरिन की बात कर लेंगे, इतने डब्बे में अपना हेलो एरिन हो जाएगा क्योंकि 2 ही अभिक्रिया हैं। अब बात कर लेते हैं एक और अभिक्रिया की। तो यहाँ पर आप RCl लोगे या RBr लोगे। इन दोनों की अभिक्रिया आपको 2 अलग अलग अभिकर्मकों के साथ में करवानी है। सबसे पहला आप करवाओगे NaI के साथ में, दूसरा आप करवाओगे AgF या फिर भारी धातु है। तो यहां पर जो अभिक्रिया होगी उसका नाम जो होगा वो होगा फिनक्लेस्टाइन। ये मुझे हर बार लगता है कि मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं फिनक्लेस्टाइन, परंतु सही लिखता हूं फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया। ये होता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप गलत लिख रहे हो परंतु आप सही लिखते हो। तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा R-I। तो R-I के लिए जिस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं उसके लिए फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया। परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाने पर किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बन जाते हैं। इस अभिक्रिया को ही फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में जब आप बात लिखोगे कि एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल क्लोराइड को जब भारी धातुओं के फ्लोराइड जैसे कि AgF या फिर HgF2 या फिर SbF3 या फिर COF3 के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया का नाम जो है वो स्वार्ट्स अभिक्रिया है। आज ही ऑफलाइन बैच में ये सारे टॉपिक्स क्लियर करवाया है मैंने, माइंड मैप के थ्रू भी पढ़ाया था, IUPAC नाम भी पढ़ा। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन का वर्जन। यहां पर आप हेडिंग लगा लो हेलो एरिन। तो हेलो एरिन में आपने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। हेलो एरिन में आपने सिर्फ 2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आपने ये बोला था कि बेंजीन तथा इसके व्युत्पन्नों का हम सीधा हैलोजनीकरण करवा दें। हम बेंजीन की अभिक्रिया सीधे Cl2 के साथ करवा दें। उत्प्रेरक ले लें FeCl3, FeCl2 या FeCl3, दोनों में से कोई एक ले लो। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी सर, सॉरी आई एम सॉरी। यहां पर अंधेरा होना चाहिए, अंधेरे में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। 2 उत्पाद बनेंगे, एक में यहां पर क्लोरीन जुड़ेगा और दूसरे में आपका ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा यहां पर। तो ये वाला होगा आपका मुख्य उत्पाद और ये वाला होगा आपका अल्प उत्पाद, ठीक है।
इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। बेंजीन तथा इसका व्युत्पन्न, अच्छा, अर्थात टालुइन के साथ इसकी अभिक्रिया आप करवा दो। तो मैं ये मानता हूं कि यहां पर आप सी यहां पर कर दो CH3, मैंने बेंजीन अथवा इसके टालुइन बोला था, तो यहां पर व्युत्पन्न जो है वो टालुइन होगा। यहां पर आप Cl लगा दो, ठीक है। तो एक क्लोरो, बाद में हम इसे हटा लेंगे Na के साथ अभिक्रिया करके, तो ये हट जाएगा, ठीक है। चलो, अगली जो अभिक्रिया है वो आपकी डायजोनियम लवण वाली है, जिसे आप सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हो। क्या कहते हो? सैंडमेयर अभिक्रिया के माध्यम से भी आप इसे करवा सकते हो। दैट इज कि आपका एनिलिन रहेगा, जिसे प्राथमिक एमीन कहा जाता है। इसकी अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है डायजोनियम लवण। क्या प्राप्त होता है? डायजोनियम लवण। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो डायजोनियम लवण की अभिक्रिया आप अब करवा दो क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ में, तो आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करवा दोगे तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। और सोडियम आयोडाइड के साथ यदि करवा दे, देखो जितनी भी चीजें मैंने बोली है, ये तो यदि आप क्यूप्रस क्लोराइड लेते हो और HCl लेते हो तो आपको AR-Cl प्राप्त होगा, दैट इज एल्किल क्लोराइड। यदि आप CuBr और HBr ले लेते हो तो आपको प्राप्त होगा AR-Br। और यदि आपको ये दोनों नहीं चाहिए, आपको आयोडीन चाहिए, तो आप सीधे अभिक्रिया करवा दोगे NaI के साथ। सॉरी, NaI नहीं सर, माय मिस्टेक, माय बैड, NaI के साथ में नहीं होगी, आई एम सॉरी बच्चा। यहां पर जो आप प्रयोग करोगे वो यूज करोगे Ki का। इसका यूज करोगे पोटेशियम आयोडाइड का। तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा AR-I, अर्थात एरिल आयोडाइड। यहां आके विरचन भी आपका समाप्त होता है, ठीक है। विरचन के बाद में आपने देखा था रासायनिक अभिक्रिया। विरचन के बाद में कहां आ गए थे हम? रासायनिक अभिक्रिया। तो अब मैं यहां पर बात करूंगा आपसे प्रॉपरली RX की, अर्थात खुली संरचना वाले एल्किल हैलाइड। देखो कितना पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, कितना पढ़ना पड़ेगा, और ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए। यदि आप ऐसी पढ़ाई करते हो तो वेरी गुड बच्चा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको सारी बातें याद हो जाएगी। तो जब आप किसकी बात करेंगे अपन? हेलो एल्केन की, खुली संरचना वाले एल्किल हैलाइड। तो यहां पर सबसे पहली अभिक्रिया आपने देखने को मिली थी नाभिक रागी अभिक्रिया, और नाभिक रागी में भी आपने पढ़ा था SN1 और SN2 अभिक्रिया, ठीक है। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन या फिर द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन इसका नाम है। फिर आपने पढ़ा था विलोपन अभिक्रिया। फिर आपने पढ़ा था धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलो बढ़िया है। ऐसे करके पूरा माइंड में बना लो, पूरा खा लो एनसीईआरटी को। यदि तुमने खा लिया तो बड़े एग्जाम को तुम तो ऐसे ही क्रैक कर लोगे। फिर है दूसरा आपका AR-X। क्या बात करोगे? AR-X, माइंड मैप स्टडी बोलते हैं बच्चा इसे। क्या बोलते हैं? माइंड मैप स्टडी। अब यहां पर आपके पास में नाभिक रागी अभिक्रिया होगी, नाभिक रागी अभिक्रिया होगी, परंतु कैसे होगी? बहुत धीमे होगी। फिर सेकंड नंबर पे आप देखोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होती है। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इसके यहां पर नाभिक SN1-2 अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक रागी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दो अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन होती है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है एल्किल हैलाइड की तुलना में। ये सामान्य होती है। कैसे होती है? सामान्य होती है। अगली जो अभिक्रिया है आपकी, इसमें भी होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया होती है? धातुओं के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया। तो यहां पर धातुओं के साथ, अब बिलो SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैंने आपको बड़े लेक्चर में समझा दिया। विलोपन अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने सैडजेफ नियम लिखा था। सैडजेफ नियम के कि अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। और कौन से वाले हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है? जिस कार्बन से कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसमें प्रतिस्थापन ज्यादा होता है। धातु के साथ जब अभिक्रिया आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको बुट्स अभिक्रिया देखने को मिलेगी। बुट्स अभिक्रिया का जो अंतिम उत्पाद है वो सम संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। नाभिक रागी SN1 अभिक्रिया में आप किसी भी नाभिक रागी को जोड़ सकते हो, तो अल्कोहल बन जाएगा, एमीन बन जाएगा,
प्राथमिक एमीन बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, नाइट्रल बन जाएगा, बहुत सारे नाभिक रागी वहां पर लिखे हुए हैं और उनके उत्पाद भी लिखे हुए हैं। बहुत बड़े में समझाया मैंने इस बात को। फिर नाभिक रागी की यदि बात करेंगे, इस पे नाभिक रागी की बात करेंगे तो फिनॉल बनता है बच्चा, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, OH समूह बनेगा, नॉर्मली OH दिया है। इलेक्ट्रॉन रागी में आपने अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़े थे। सबसे पहला आपने पढ़ा था हेलोजनन, जो कि क्लोरीन के साथ या फिर Cl2 के साथ में होगी FeCl3 की उपस्थिति में। फिर आपने पढ़ा था नाइट्रोकरण। ये सब कुछ याद होना चाहिए उत्पाद वाइज। यहां पर ही होगी HNO3, साथ में थोड़ा सा H2SO4। मुझे लगा चूहा आ गया, जो कि हमारे रूम पे है नहीं। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां पर आएगा सल्फोनेशन, और लास्ट पे आपका देखने को मिलेगा आपको फ्रीडल क्राफ्ट। क्या देखने को मिलेगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ऐसे करके समझना है। धातुओं के साथ अभिक्रिया की बात आए तो दो अभिक्रियाओं का बड़ा जिक्र होता है। सबसे पहला नाम आता है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। वुड्स फीटिंग अभिक्रिया से आप टालुइन बना सकते हो, और अगला है फीटिंग अभिक्रिया से आप बाइफेनल बना सकते हो। मेरे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटिंग अभिक्रिया। ये सारी नेम रिएक्शन है जो कि आपको देखने को मिलेगी। स्वार्ट्स अभिक्रिया हो गया और फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती है, पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में। साथ में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको इतना भी पता है ना बच्चा, तो आपके केमिस्ट्री में 80 के ऊपर नंबर आएंगे। कितने? आई गारंटी हूं कि आप माइंड मैप के थ्रू यदि केमिस्ट्री को समझ के, रट्टा नहीं मार सकते, इसे रट्टा नहीं मारा जा सकता। यदि रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो बॉन्ड जो है वो गलत हो जाएंगे। 3 की जगह 4, 4 की जगह 2, ऐसे तुम गलत सलत बना लोगे। तो इस प्रकार से धातु के साथ भी अभिक्रिया आपकी समाप्त होती है। मैं भौतिक गुणों को भूल गया हूं, तो भौतिक गुण बहुत ही सिंपल है। कार्बन परमाणु की संख्या, चलो भौतिक गुण जो है, अवस्था की यदि बात करें तो अवस्था जो है वो हैलोजन परमाणु और कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या अर्थात अणुभार जितना कम है, अणुभार जितना कम है, तो आप ये कह सकते हो कि उसकी अवस्था गैस होगी। अणुभार धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ने लगेगा। अणुभार दो ही चीजों से बढ़ सकता है, एक तो हैलोजन परमाणु की संख्या और दूसरा कार्बन परमाणु की संख्या। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है और हैलोजन परमाणु की भी संख्या 1 है, तो नॉर्मली वो जो उत्पाद है वो गैसीय होगा। अब आप कार्बन परमाणु की संख्या भी बढ़ा दो और हैलोजन परमाणु की संख्या भी बढ़ा दो, जैसे कि 1 से लेके यदि 3 कार्बन है, कितने? 1 से लेके 3 कार्बन है, और हैलोजन परमाणु भी एक ही है, और वो हैलोजन परमाणु यदि क्लोरीन और फ्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो जो आपका जो उत्पाद होगा ना नॉर्मली, वो द्रव्य होगा। किस पर होगा? तो यहां पर एक सिंपल, बहुत ही सिंपल है, सिंपल शब्द है, निम्नतर एल्किल हैलाइड सामान्य रूप से वाष्पशील द्रव्य होते हैं, या आप लिख सकते हो गैस होते हैं, परंतु उच्चतर जो है अर्थात अणुभार में वृद्धि के साथ साथ इनकी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होते जाती है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरो कम कमरे के तापमान पर गैस होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य द्रव्य और ठोस होते हैं। वही कार्बन परमाणु अणुभार का बड़ा खेल है और हैलोजन परमाणु का बड़ा खेल है, ठीक है। अब किसकी बात करें? चलो क्वथनांक और गलनांक के लिए यदि बात करें तो यह भी हैलोजन परमाणु और अणुभार पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेके 18 तक सब कुछ समझाया है, ठीक। अभी सर थोड़ा सा थक गए हैं, अब यहां आके इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। चूंकि हम 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। मैंने क्लास को शायद 6:50 से स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो बस यहां पर एंड करिए, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मेरा भी और मैडम का भी। तो मैडम आपको अपडेट दे देंगे बायोलॉजी की क्लास है या नहीं है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ। किसके साथ मिलेंगे? नए चैप्टर के साथ। तो ध्यान रखिएगा अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए सरल एकेडमी। और यदि ऐसे ही रिवीजन, ऐसे ही आपको वन शॉट टाइप ही है, ऐसी आपको यदि क्विक रिवीजन जैसे माइंड मैप और चाहिए, तो ये पीपीटी वगैरह तुम्हें मिल जाएगी, मैं भेज दूंगा। राधे राधे।